एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बुक्स का एंड ऑथर्स का पार्ट 2। सो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ कुछ एक्सपेक्टेड बुक्स एंड ऑथर्स नेम, ठीक है, और उनके ईयर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जे.एन. टिकनर को। सो जे.एन. टिकनर की जब हम बात करते हैं, आप सभी को पता ही है ये कौन है, ये फेमिनिस्ट है ना, ये फेमिनिस्ट थिंकर हैं और इन्होंने जो लिखी है, इनकी फर्स्ट बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये कब की है? 1992 की है, ठीक है। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन बुक कब की है? इनकी तो जे.एन. टिकनर की जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन बुक है 1992 की। टिकनर अल्टीमेट गोल था यहाँ पर, अगर आप देखोगे, जेंडर बाय ओवरकमिंग जेंडर इनइक्वालिटी, है ना। तो टिकनर का अंतिम लक्ष्य क्या था? लैंगिक असमानता को पार करके लिंग को पार करना, यानी जेंडर इनइक्वालिटी को बिल्कुल ही खत्म करना है एक तरह से, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी को, जो जेंडर असमानता है, ठीक है, ठीक है, उसको बिल्कुल हटाना सोसाइटी से। इनके और वर्क अगर आप देखोगे, इन्होंने हंस जे मार्गेनथाउ के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म को क्या किया? फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। हंस जे मार्गेनथाउ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, और हंस जे मार्गेनथाउ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, फेमिनिस्ट फॉर्मुलेशन इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कब की है? 1988 की। इसके अंदर इन्होंने क्या किया? इसके अंदर ये फेमिनिस्ट क्रिटिक करती है इन 6 प्रिंसिपल्स का, ठीक है। उसके बाद फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव 9/11 इनकी कब की है? 2002 की। सो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बुक कौन सी बताई? जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, कब की है? 1992 की। फिर अगर आप देखोगे, हंस मॉर्गेनथाउ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन 1988 की है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव 9/11 2002 की है। हिंदी लिखी हुई है, आप लोग कर सकते हो। जेम्स लवलॉक अगर आप देखोगे, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है, तो इनका गाया हाइपोथेसिस याद है? गाया हाइपोथेसिस है ना आप लोगों का, तो गाया हाइपोथेसिस पेपर में आया था। तो गाया हाइपोथेसिस कब का हो जाएगा? 1979 का, और एजेस ऑफ गाया 1989 का। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, गाया 1979, द एजेस ऑफ गाया 1989। फिर आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कब की है? 1962 की। उसके बाद अगर आप देखोगे, विद वाइफ रोज फ्री ऑफ चूज इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कंसिडर्ड इम्पैक्ट इन्होंने डाला न्यू लिबरल थिंकिंग पर, ठीक है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है, और उनकी पत्नी रोज, जो उनकी वाइफ थी रोज, है ना, फ्री टू चूज के साथ उभरती हुई नव उदारवादी सोच पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद आते हैं इमनुअल वॉलस्टीन अगर आप देखोगे, इनके वर्क इंक्लूड है 3 वॉल्यूम्स द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। 3 वॉल्यूम्स कब के हैं? 1974 का है, एक 1980 का और एक तीसरा 1989 का। तो वॉलस्टीन के जो वर्क हैं उसमें 3 वॉल्यूम्स हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम पहला 1974 का, दूसरा 1980 का और तीसरा 1989 का। दूसरी है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, कब की है? 1991 की। जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर कब की बुक है? 1991 की। और थर्ड बुक है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, कब की है? 2003 की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं जॉन माइनर्ड कीन्स पर। तो जॉन कीन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, कब की है? 1919 की। और इनकी दूसरी बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये कब की है? 1936 की। द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस 1919, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। उसके बाद रॉबर्ट कॉक्स अगर आप देखो, तो रॉबर्ट कॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सोशल फोर्सेस इन मेकिंग ऑफ हिस्ट्री 1987 की है। इन्होंने एग्जामाइन किया था रिलेशनशिप के इसमें मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में, आइडियाज में, इंस्टीट्यूशन, ये इन 3 पीरियड्स। तो लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी रहा इनका, ठीक है। दूसरा रहा एरा ऑफ राइवल इम्पीरियलिज्म, और तीसरा रहा न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एग्जामाइन किया रिलेशनशिप किसके बीच में? मटेरियल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन 3 पीरियड्स। तो आइडियाज, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं? रिलेशनशिप को बताते हैं। तो इन्होंने 3 पीरियड्स बताए थे, कौन कौन से? पहला पीरियड लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमी था, कब से कब तक? 1789 से 1873 तक। दूसरा पीरियड था एरा ऑफ राइवल इम्पीरियलिज्म का, 1873 से लेकर 1945 तक। और तीसरा पीरियड था न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर
पोस्ट 1945 तक रहा। रॉबर्ट कॉक्स का अगर आप राइटिंग की अगर हम बात करें, इनकी जो जैकॉब्सन है इनके साथ इनकी बुक रही द एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस 1972 की है। सोशल फोर्सेस स्टेट वर्ल्ड ऑर्डर्स 1981 की है। ये बुक थी इनकी इनके साथ सिनक्लेयर के साथ थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये वाली जो बुक थी सिनक्लेयर के साथ थी, अप्रोचेस टू द वर्ल्ड 1996 की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो उन्होंने तीन अवधि में उत्पादन, विचारों और संस्थानों की भौतिक शक्तियों के बीच संबंधों की जांच की। तो ये 3 पीरियड मैंने आपको बता दिए और बुक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद आते हैं जॉन मीयरशीमर। तो जॉन मीयरशीमर आप सबको पता है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, है ना। और इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बैक ऑफ द फ्यूचर भी है। तो बैक ऑफ द फ्यूचर में इन्होंने आर्ग्यू किया, बताया कोल्ड वॉर को बताया कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग पीस इन यूरोप, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया पीस को मेंटेन रखने के लिए यूरोप में, और वॉर्न करते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर को बायोपॉलिटी क्रिएट द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वॉर्न किया कि जो एंड होगा कोल्ड वॉर का, बायोपॉलिटी क्रिएट करेगा क्या, प्रोस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। यानी इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शीत युद्ध की द्विध्रुवता ने अंतरराष्ट्रीय युद्ध संघर्ष में वृद्धि की संभावना पैदा की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बैक टू द फ्यूचर अगर आप देखो, उन्होंने तर्क दिया कि यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए शीत युद्ध काफी हद तक जिम्मेदार था, और ये चेतावनी देते हैं कि शीत युद्ध की द्विध्रुवता ने अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में क्या की है, वृद्धि की संभावना पैदा की है ना। तो ये ध्यान रखना। दूसरी बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इसमें मीयरशीमर ये आर्ग्यू करते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना कि कैसे जो है वो पावर जो है सफिशिएंट टू इंश्योर सर्वाइवल। ग्रेट पावर विल ऑलवेज सीक टू अचीव हेजेमनी because aggressively when they believe that they enjoy a power advantage over their rivals। तो ये ध्यान रखना, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में मीयरशीमर ये तर्क देते हैं कि निर्धारित करना असंभव है कि अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कितनी शक्ति पर्याप्त है। तो महान शक्तियां हमेशा आधिपत्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। उनका मानना है कि जब वे सत्ता का लाभ उठाती हैं तो वो आक्रामक व्यवहार करती हैं उनकी प्रतिद्वंदियां। यानी कि आप सबको पता ही है केनेथ वॉल्स जो थे आपके, वो डिफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड है। जो ये आपके जॉन मीयरशीमर है वो किससे हैं, ऑफेंसिव से। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऑफेंसिव से हैं, ठीक है, किससे हैं, ऑफेंसिव, ये ऑफेंसिव से हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनके जो और भी काम अगर आप देखोगे विद स्टीफन बोल्ट से द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी है 2007 की, मीयरशीमर की। फिर आते हैं मॉर्टन कपलान। तो मॉर्टन कपलान अगर आप देखोगे इनको कंसिडर किया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, ठीक है। आईआर के अंदर इन्होंने प्रेजेंट किया था रियल हाइपोथेटिकल मॉडल को, और इन्होंने 6 वेल मॉडल्स को बताया। तो पहला इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम बताया, सेकंड इन्होंने लूज बायोपोलर सिस्टम बताया, तीसरा इन्होंने टाइट बायोपोलर सिस्टम बताया, चौथा यूनिवर्सल बताया, पांचवा हिरार्कियल बताया, और छठा यूनिट वीटो बताया। अब ध्यान रखना, आपको पहला बैलेंस बताते हैं, दूसरा लूज बताते हैं, तीसरा उन्होंने टाइट बायोपोलर सिस्टम बताया, फिर यूनिवर्सल, फिर हिरार्कियल और फिर यूनिट वीटो सिस्टम। तो ये ध्यान रखना, इसे आप हिंदी में भी देख सकते हो। मॉडर्न कपलान के 6 प्रसिद्ध मॉडल हैं ये, ठीक है। उसके बाद आप देखो कॉलम ऑफ द वॉल्फ इंडोज कपलान 6 मॉडल बट एंड एड 3 मोर। तो इन्होंने क्या किया, तो कोलंबिस और वॉल्फ ने कपलान के 6 मॉडलों का समर्थन किया, लेकिन 3 और जोड़ दिए उसमें। तो इन्होंने कौन कौन से जोड़े, मल्टी ब्लॉक मॉडल जोड़ा, नेशनल फ्रेगमेंटेशन मॉडल जोड़ा, और तीसरा था पोस्ट न्यूक्लियर वॉर मॉडल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कोलंबिस एंड वॉल्फ क्या करते हैं, कपलान के 6 मॉडल को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 3 मॉडल को और जोड़ा। वो कौन कौन से थे, मल्टी ब्लॉक मॉडल, नेशनल फ्रेगमेंटेशन मॉडल और पोस्ट न्यूक्लियर वॉर मॉडल, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपका देखोगे प्रोफेसर सिंडर, ठीक है। प्रोफेसर सिंडर अगर आप देखोगे तो 4 स्टेजेस बताई नेशनलिज्म की, वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोफेसर सिंडर, और इन्होंने इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म कहा इसको, ठीक है। पहला आपका इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म रहा, कब से कब तक, 1815 से लेकर 1871 तक। दूसरा है डिसरप्टिव नेशनलिज्म 1871 से 1890 तक। तीसरा रहा एग्रेसिव नेशनलिज्म 1900 से 1945, और चौथा रहा कंटेम्प्रेरी नेशनलिज्म, ये सिंस 1945। तो ध्यान रखना, सिंडर ने क्या किया, राष्ट्रवाद को 4 चरणों का वर्णन किया है।
4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? विघटनकारी, है ना, एकीकृत, आक्रामक और समकालीन, ये ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को आई होप ये समझ आया होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपने कुछ और चीज़ें भी दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे अभी कोर्सेज चल रहे हैं, सो जो भी स्टूडेंट आना चाहता है इन कोर्सेज के लिए आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। 45 का डेज का आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है, ठीक है। 45 डेज के लिए आपका क्रैश कोर्स है। देखिए, मेरी डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस होती हैं अकेडमी पे। अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस पर। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप लोग आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम जयदेव क्लासेस फॉर JRF। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। 3 मंथ का कोर्स है और हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को 3 एजुकेटर्स मिलकर। 45 डेज का क्रैश कोर्स है पॉलिटिकल साइंस पर। ये स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। इसमें कमलवीर सर और मैं करा रही हूँ 1 to 5 यूनिट, सर करा रहे हैं 6 to 10 यूनिट्स, ठीक है। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट। हम लोगों का यहाँ पर मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप लोग आ सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आइकॉनिक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, जब आप मीनाक्षी लाइव यूज़ करोगे, ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। जब आप इसे यूज़ करोगे तब आप लोगों को देखो ये वाला जो है ना, ये 1 मंथ का 2300 समथिंग का पड़ जाएगा, 3 मंथ का 5000 समथिंग, 6 मंथ वाला आपका 9000 समथिंग, 1 ईयर वाला आपको 10,000 समथिंग का पड़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय टू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।